ये जो लाइज स्वाइज एंड न्यूक्लियर राइज, जी ये अपने आप में एक राइम सा बना रहा है। जी तो सबसे पहले तो इस उपन्यास को पढ़ने के दौरान इसकी जो मुख्य पात्र जी है, जो भारत जैसे शक्तिशाली देश की ऐसी ताकतवर प्रधानमंत्री है जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी एक तरह से धमका दिया, उनसे भी नहीं डरी। बिल्कुल। लेकिन उपन्यास की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से हो रही है जहां वह खुद डरी हुई है। जी जी मैं ये जानना चाहता हूं कि ये उपन्यास की जो पात्र है प्रिया कौल, ये किन से इंस्पायर है? प्रिया कौल इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि आजकल एक जिसे कहते हैं ना जॉनरा चल रहा है, जिसे कहते हैं रियलिटी फिक्शन का। आप वेब सीरीज में भी देखते हैं, वहाँ पर भी है, इतिहास में भी है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो हकीकत में बेस्ड होती है, जो स्टोरी होती है, पात्र जो होते हैं, और कुछ काल्पनिक भी होती है। तो प्रिया कौल डेफिनेटली इंदिरा गांधी पर बेस्ड है, मगर कुछ इनकी डेवलपमेंट जो नॉवल में है वो काल्पनिक भी है। क्योंकि देखिए, हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उनके बारे समझते हैं, और ये जो कहानी है वो 1974 का, जब उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था सबसे पहले, तो हम जो भी है हम विकीपीडिया में पढ़ लेते हैं, हम थोड़ी अगर एकेडमिक रिसर्च कर लें, लाइब्रेरी में चले जाएं, मगर उसके आगे हमें क्या पता कि क्या सोच थी, क्यों करा गया वो एक्सप्लोजन, उसके पीछे क्या हो रहा था, क्या सोच भी थी, क्या मजबूरियां भी थी, और क्या हकीकत थी। अब उसका और कोई तरीका नहीं है, थोड़ा काल्पनिक भी, आपको अपना इमेजिनेशन भी यूज़ करनी पड़ती है। तो वही मैंने करा है इस किताब के अंदर। हाँ, मैं ये लेकिन 7वीं किताब है, मैंने 6वीं सातवीं, कहा मैं था। आपको करेक्ट करने वाला था, सातवीं, सातवीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पत्रकार जी रहे हैं जी और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे अनूठे काम आपके हाथों से हुए हैं या आपके माध्यम से हुए हैं या जिनका श्रेय आपके जिम्मे जाता है, जी जिनमें उत्तर कोरिया के प्रमुख का साक्षात्कार, पहले भारतीय आप ऐसे पत्रकार रहे जिन्होंने जो उत्तर कोरिया का न केवल भ्रमण किए बतौर पर पत्रकार, बल्कि वहाँ के शासन प्रमुख से साक्षात्कार का भी अवसर मिला। जी इसी तरह से एक जो भारत में महत्वपूर्ण घटना है, उसको जिस भी रूप में देखें, लेकिन उस घटना ने भारत की समूचे भविष्य को बदल बिल्कुल। दिया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। जी उस समय भी आप घटना स्थल पर मौजूद थे और उसका आपने लाइव प्रसारण एक तरह से उसमें शिरकत की थी, जी फुटेज उसका आपने कैप्चर किया था, कराया था और उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। कश्मीर पर भी आपने बहुत सारा वहाँ के आतंकवाद को देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो लेखकीय कैरियर है वह आपके पत्रकारिता के अनुभव से कितना प्रभावित है, और आपकी जो दूसरी किताबें हैं जो जिसमें द टेररिस्ट, जी अवेंजर, फियर इज़ द की जैसी बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स, जी तो एक तो ये कि एक तरफ आप सत्ता के इन सारे बिंदुओं को देख रहे थे, सियासत की उस उठापटक को देख रहे थे, जी दूसरी तरफ आप एकदम खुफिया और जासूसी और ऐसी किताबों को लिख रहे थे जो एक तरह से थ्रिलर, जिन्होंने अपने जॉनर को एक तरह से न केवल बदला बल्कि एक स्पेसिफिक आपके रीडर्स डेवलप हुए। जी जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो मेरा टेलीविज़न करियर था उसमें ये दोनों जो अनुभव हैं मुझे मिले। एक अनुभव तो जैसे आपने कहा कि सत्ता की गलियारों में, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बीट पे होता था, और प्राइम मिनिस्टर बीट उन दिनों में, मैं बात कर रहा हूँ जब बीपी सिंह थे, ये सब लोग थे। तो उससे क्या होता था कि जैसे हर दूसरे तीसरे दिन आपने उनका एक स्पेशल जो प्लेन होता है, उस टाइम कहते थे राजदूत और राजहंस, जो उनके दो विशेष विमान होते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। इंटरनल जितने ट्रिप्स थे, जो भी था, मैं था और भी थे, मतलब दो तीन और लोग भी थे, कोई ये नहीं सिर्फ मेरे को ही था बीट पे। मगर उससे आप क्या होता है कि जब आप पीएम बीट पे होते हैं तो आपको
कुछ एक आप जो इंसान जो होता है उसकी आप ह्यूमन साइड, उसकी जो एक नज़दीक से आप देखते हैं वो इंसान कैसा है, तो वो कुछ कुछ एक सेंस आ गई कि ये इंसान है क्या। जो एक पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी होती है वो तो बाहर सब लोग दुनिया देखती है, मगर कुछ कुछ आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि लोग कैसे हैं। थोड़ा क्लोज अप जिसे कह जाते हैं हम आ जाते हैं। तो एक तो वो वाली बात थी। दूसरा, मेरे कश्मीर में बड़े ट्रिप्स लगते थे उन दिनों में, क्योंकि कश्मीर का जो आतंकवाद था वो अपनी चरम सीमा पर था। तो हालत इतनी ख़राब थी कि जब हमारी टीम पहुंची थी श्रीनगर एयरपोर्ट, तो उन दिनों में क्योंकि दूरदर्शन न्यूज़ में था तो वो मार्क्ड होता था, टारगेट होता था, सरकारी था, तो हमको बीएसएफ की प्रोटेक्शन मिलती थी। तो मतलब अब आप सोच लीजिए। तो उस दौरान क्या होता था, आप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स बीएसएफ के लोगों से, सीआरपीएफ, सॉरी बीएसएफ बोल रहा हूँ मैं, और आर्मी के लोगों से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस होते थे। तो उसमें मैंने कई वो देखे हुए हैं। तो उससे एक आपकी नॉलेज बेस बढ़ता रहता है, आपको समझ आती है कि भाई ये किस तरीके से जो मिलिट्री है, जो हमारी पैरामिलिट्री काम कैसे करती है। तो जो आपने प्रश्न पूछा, दोनों अनुभव थे मेरे पास। तो इसलिए वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना, एक सब्र का प्याला भर गया, वो उछलने को था। तो मैंने कहा भैया किताब लिखो, नहीं तो ये तो फिर मैं कहूँगा कि ये क्या फ़ायदा इस एक्सपीरियंस का। तो उससे मेरी सबसे पहली किताब की जन्म रचना हुई थी, द टेररिस्ट। द द टेररिस्ट। टेररिस्ट वो मेरे एक्सपीरियंसेस पे काफ़ी हद तक, उसमें कई रियल इंसिडेंट्स भी थे। तो वो बहुत बड़ी एक नेशनल बेस्ट सेलर किताब थी, द टेररिस्ट। बहुत बढ़िया किताब मैं खुद कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, मगर जो उसमें एक्सपीरियंस था उसमें काफ़ी मेरे काम आया। ऑथेंटिसिटी बहुत थी उसकी वजह से, क्योंकि आपने वो अपने आंखों से देखा कि सब क्या हो रहा है। तो इसलिए कोई वो फिक्शनल इतना नहीं था जितना कि हकीकत में बयान कर रहा था। नहीं, फिक्शनल तो लाइज स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइस भी नहीं है। आपने जो कहा कि रियलिटी फिक्शन जो आज के जी समय में है, जी तो एक बड़ी बात हमारे यहाँ आप जानते हैं, साप्ताहिक तौर पर मैं लेखकों से, आप जैसे ही लेखकों से चर्चा करता जी हूँ, तो जी आ, कई बड़े लेखकों का ये कहना है कि हमारे यहाँ रामचरितमानस या रामायण या महाभारत जैसे जो पौराणिक आख्यान हैं, जी वो दरअसल टोटल फिक्शन नहीं है, वो रियलिटी बेस्ड फिक्शन है। वो एक तरह से अपने समय के किरदारों को उस रूप में लिखा गया जिसमें फिक्शनल तत्व हो सकते हो हैं, सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। जी और चूंकि भारत में एक पूरी परंपरा ही श्रुति की रही है, कहने के सुनने की रही है, जी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता रहा है। जी तो मैं आपकी इस किताब से भी जब गुजर रहा था तो मेरे सामने, क्योंकि मैं भी उसी कालखंड में पैदा हुआ जिस समय इंदिरा गांधी का पूरा दौर था, जी तो वह एक तरह से पूरी तरह से सामने आता है। जी मैं एक चीज़, प्रश्न मेरे दिमाग में है कि जब आप उत्तर कोरिया गए थे, वहाँ तब भी शासनकाल ऐसा ही रहा होगा जैसा वर्तमान में है। ये तानाशाहों की जो प्रवृत्ति है, जिसमें कहीं न कहीं उसका थोड़ा सा अंश आपने इस किताब में भी कहीं न कहीं झलकता है, जी कि जो लोग सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, जिनके पास शक्ति का केंद्र होता है, जी उनके मन में भी कभी न कभी कोई न कोई डर आता है। और इतिहास की जो गति है या उनके फैसले, उनके उस इमोशन से प्रभावित होते हैं। जी जी मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपका जो एक्सपीरियंस है वहाँ से यहाँ तक का, जी 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 उस दौरान आप इससे कितना सहमत हैं, और आपके लेखन में वो कैसे आ रहा है, और जो आपके दर्शक या पाठक हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जी उन्हें ये पता होना चाहिए कि केवल आम व्यक्तियों की तरह ही नहीं, बल्कि जो लोग हर तरह से ताकतवर और सक्षम हैं, जी जी वो भी उसी तरह से मानवीय भावनाओं मानवीय से। भाव, बिल्कुल। बहुत बढ़िया प्रश्न है पांडे जी। देखिए, मेरा एक और रूप है। मैं मतलब मंच पर, मैं स्टेज में मैं एक्टिंग भी करता हूँ। मतलब तो अब आप जब आप स्टेज एक्टर होते हैं, मतलब खासकर मैं फिल्मों की बात इतनी नहीं कर रहा, मगर खासकर जब आप, क्योंकि दिल्ली स्टेज में मैं फैजल अलकाजी साहब के साथ बहुत सारे प्लेस करता हूँ। अब आपको स्टेज में एक्टिंग करते करते एक चीज़ आपको समझ आ जाती है कि आप लोगों को चेहरा पढ़ना, उनके भाव को समझना, उनके हाथों की लैंग्वेज, उनका बॉडी पोस्चर,
और वो जिसे कहते हैं 1000 सीक्रेट्स आर रिवील्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि आपको समझ आती है कि ये इंसान क्या हो सकता है। गैस चल रहा है, कोई ये नहीं कि 100% बिल्कुल आपका सही होगा, मगर आपको समझ आ जाती है कि ये इंसान इस तरह की प्रवृत्ति है, ये इंसान ऐसा है। तो जिन लोगों को पॉलिटिकल फिगर्स को जब मैं मिला था लोकसभा टीवी में, बहुत लोगों को मैं मिला था क्योंकि मैं लीड एंकर था वहाँ पर जब लोकसभा टीवी भास्कर घोष जी ने शुरू करी थी, जो आपके राजदीप सरदेसाई के फादर इन लॉ थे। तो उन्होंने मतलब वो उस टाइम दूरदर्शन के और फिर बाद में लोकसभा टीवी में आए थे, उन्होंने ये चैनल शुरू करा था। तो लोकसभा जाते थे, लोगों से मिलते थे, इंटरव्यूज़ करते थे बहुत, तो उससे भी बड़ा कुछ पता आपको समझ आती है। तो ये जो होती है जब आप लोगों को अब नज़दीक से देखते हैं, तब आप वो उनकी, अंग्रेजी में शब्द होता है वनरेबिलिटीज़, भी समझ आती हैं। तब जो एक चेहरे के पीछे जो चेहरा होता है, जो हकीकत होती है, वो आपको समझ आती है। मगर वो आपका, जैसे अब आपने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आप एग्जांपल दूं, ये इंटरव्यू आप जूम पे भी मेरे साथ कर सकते थे, लेकिन आप मेरे साथ 1 to 1 कर रहे हैं, तो हमारा जो दोनों का एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक लेवल ही उसका अलग होगा, जो कि अगर हम जूम पे करते हैं, जूम पे समझ नहीं आती। जी, जी। मतलब उसमें तब भी क्या होता है कि वो जैसे हंसी मजाक में लोग कहते हैं ना कि ऊपर तो आपने बहुत बढ़िया कोट डाला हुआ है, बंद गला डाला हुआ है, नीचे आपने पजामा डाला हुआ है, तो क्या पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है। तो वो जब आप इंटरेक्शन में आते हैं लोगों के साथ, तो इनकी वनरेबिलिटीज़, इनकी कमज़ोरियाँ आपको समझ आती हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। और प्लस स्टेज एक्टर होने का फ़ायदा ये हुआ कि आप उसको समझ जाते हैं, साइकोलॉजिकल जो उसमें, उसके अंदर जो उसकी मानसिक, उसकी जो उसके अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, वो काफ़ी समझ आ जाता है। तो उसके बेसिस पे मैं अपनी किताबें लिखता